हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसी ट्रेड्स के लिए देखिए आज के प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो गाइस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट जो चाहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करना, आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी सीबीटी एग्जाम्स के लिए भी रेगुलर वीडियोस आप सभी को मिलते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफर्म है, 100% है कि आज के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गाइस मेगर से जो है हम उच्च मान का जो प्रतिरोध है, इंसुलेशन प्रतिरोध, जैसे मान लो पीवीसी जो है कुचालक पदार्थ जो भी होता है ना, जैसे आपने वायर वगैरह केबल्स वगैरह देखा होगा, तो केबल के ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है, केबल का तार है उसके ऊपर जो इंसुलेशन की परत है, उस इंसुलेशन का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। उच्च प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो है हम मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर से क्या क्या मापा जाता है? 100% है भाई, लिख के ले लो आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल में भी आएगा, प्रैक्टिकल करने के लिए भी आएगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर से क्या क्या मापा जाता है? मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी टेस्ट हम कर सकते हैं। वोल्टेज भी माप सकते हैं, करंट भी माप सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वो हम माप सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट हम कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग भी हम जो है मल्टीमीटर से कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से मेनली 3 क्वांटिटीज तो माप ही सकते हैं, ये आप लोग आंसर में बताओगे। ठीक है, उसके बाद देखो फेज और न्यूट्रल की पहचान कैसे करें? फेज और न्यूट्रल की पहचान हम टेस्टर, फेज टेस्टर होता है ना, या तो उससे कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर से कर सकते हैं। ठीक है, फेज टेस्टर या फिर मल्टीमीटर से जो है हम फेज और न्यूट्रल की पहचान कर सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेज वायर का कलर कैसा होना चाहिए? तो फेज वायर जो है रेड कलर में होता है और न्यूट्रल जो है वो ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थिंग वाला क्वेश्चन है। अर्थिंग जो है आप लोगों से हो सकता है कि अर्थिंग से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए। ठीक है, एक प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग क्यों करते हैं? अर्थिंग हम करते हैं कोई भी, जैसे कोई भी मान लो सपोज दैट कि एक कूलर है। ठीक है, अब इस कूलर में ये अंदर की तरफ वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में से कोई करंट जो है ना लीकेज होके बॉडी में आ गया। अब बॉडी में आ गया तो इस बॉडी को जैसे आप टच करोगे तो आपके क्या लगेगा? झटका लग सकता है। आप अगर टच करोगे तो आपके क्या लग सकता है? झटका। इस लीकेज करंट से आपको झटका लगने से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसका अर्थिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में भेजना, जमीन में अर्थिंग जमीन में ही तो करेंगे। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देंगे फिर। ठीक है, तो अर्थ जो लीकेज करंट ना, मैंने कहा यहां से कुछ करंट लीकेज होकर बॉडी में चली जाएगी, उस बॉडी में जो मशीन की बॉडी के अंदर जो लीकेज करंट आ गई है, उस लीकेज करंट को जमीन के अंदर भेजने के लिए जो है हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है, तो लीकेज करंट से जो है आपको झटके से बचाना या फिर लीकेज करंट को जो है सुरक्षित रूप से जमीन में भेजना। ठीक है, यही अर्थिंग का कार्य, अर्थिंग का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो गाइस एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम। देखिए यार आज के पेपर में तो आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर है? तो एमसीबी क्या होता है आपको पता होना चाहिए यार। फ्यूज में क्या होता है? फ्यूज में एक वायर लगा होता है, फ्यूज वायर। ठीक है, वो फ्यूज वायर जब जल जाता है, टूट जाता है, तो हम दूसरा वायर जो है यहाँ पे लगाते हैं। बट एमसीबी में क्या होता है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, जो ट्रिप हो जाती है, तो ट्रिप होने के बाद में वापस उसे हम ठीक कर सकते हैं बिना तार का उपयोग किए हुए। ठीक है, तो यही आंसर भी यही होगा कि एमसीबी ट्रिप होकर दोबारा उपयोग हो जाती है, जबकि फ्यूज पिघलकर बदलना पड़ता है। फ्यूज को पिघलकर वो जो जल जाता है उसके बाद में दूसरा फ्यूज वायर का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है एमसीबी और फ्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ओम्स लॉ क्या है? अब देखो यार ओम्स लॉ, अब यहाँ पे जो है शॉर्ट में लिखा मैंने V इज इक्वल टू आई आर। बट गाइज आप लोगों को जैसे डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो आप बताओगे कि कोई भी चालक है, उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
उस चालक में से जो प्रवाहित धारा है उसके सीधा समानुपाती होता है, V समानुपाती I। फिर यहां से आ जाता है V बराबर I गुणा R, V बराबर I गुणा R, ठीक है। यही ओम्स लॉ होता है। कोई भी चालक है, ये चालक है, ठीक है। इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो इसमें से गुजरने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे R आएगा। R एक नियतांक है जो इस चालक का क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये होता है ओम्स लॉ, ओम का नियम। नेक्स्ट देखो, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर है। सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर है इस कनेक्शन में। तो सीरीज में क्या होता है, करंट समान होती है सीरीज में, और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। हाँ, सीरीज में जो है वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। हाँ, कुल पावर इसमें भी ऐड होती है, कुल पावर इसमें भी ऐड होती है। तो ये दोनों की तुलना जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिंगल फेज सप्लाई में कितने तार होते हैं। ये तो आपको पता होगा, सिंगल फेज सप्लाई में तो 2 तार होते हैं, एक तो फेज होता है और एक न्यूट्रल, ठीक है। हाँ, अर्थिंग अलग से की जाती है। अर्थिंग अगर कर रहे हैं तो अर्थिंग अलग से करेंगे, बाकी आगे से जो आएगी ना सप्लाई, वो एक तो फेज आएगा और एक न्यूट्रल आएगा। फेज और न्यूट्रल, फेज का पता लगाते हैं हम फेज टेस्टर से, ठीक है। 3 फेज सप्लाई में कितने तार होते हैं, 3 फेज सप्लाई में टोटल 4 तार हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आर वाई बी 3 फेज होते हैं, 3 फेज आर वाई बी, ठीक है। रेड, येलो और ब्लू ये कलर है, उसी के नाम पे जो है आर वाई बी फेज। और न्यूट्रल तार होता है फिर जो है ब्लैक कलर का, न्यूट्रल जो है वो ब्लैक कलर का होगा। बी का मतलब यहाँ ब्लू होता है, ये फेज है ब्लू, येलो और रेड। और ब्लैक जो है काला, ठीक है, वो होता है आपका न्यूट्रल वायर। इस तरीके से 4 तार होते हैं 3 फेज सप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्टर का उपयोग कहाँ होता है। कॉन्टेक्टर, यार कॉन्टेक्टर का उपयोग है ना, अपन कॉन्टेक्ट करने के लिए, कोई भी टर्मिनल्स वगैरह है उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए कॉन्टेक्टर का उपयोग करते हैं। और जनरली जो है ये हाई करंट स्विचिंग में या फिर मोटर कंट्रोल में किया जाता है। हाई करंट स्विचिंग मतलब जैसे मान लो सपोज दैट 1 तार, 2 तार, 3 तार, ठीक है, और बहुत ही हाई करंट है, ठीक है, हाई करंट। तो हाई करंट को जैसे मान लो सपोज दैट ऑन ऑफ करना है ना, वहां कॉन्टेक्टर ही तरह से इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आवर लोड रिले क्या है। रिले क्या है, आपने फ्यूज और रिले वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, जो सेफ्टी डिवाइसेस है, ठीक है। तो रिले क्या होता है, ओवरलोड से बचाती है, मोटर को किससे बचाती है, ओवरलोड से बचाती है, ओवरलोड सुरक्षा देती है, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन, अब देखो यार स्टार डेल्टा आपके है ही, आपका जो 3 फेज प्रणाली है ना उसमें बेसिक सा स्टार डेल्टा कनेक्शन है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे तो देखो यार मैंने लिखा है स्टार में कम स्टार्टिंग करंट, डेल्टा में पूर्ण वोल्टेज मिलता है। अब आप लोगों को इसमें ना बेसिक जो डिफरेंस और मैं डिफरेंस में बताना चाहूँ कि स्टार में क्या होता है। स्टार में क्या होता है, जो लाइन करंट और फेज करंट है वो दोनों बराबर होती है। जबकि जो डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा है त्रिभुज के जैसा है ना, डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट जो है √3 होती है फेज करंट की √3 होती है, ठीक है, फेज करंट की। हाँ, स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो है वो √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। और इधर डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में जो VL और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है ये दोनों बराबर होते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है, बेसिक सा जो है एक तरीके से तुलना है दोनों के बीच में। तो स्टार डेल्टा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये तो कंफर्म है, आपके प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी में भी आएगा, अब वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, या फिर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये चीजें आप बता सकते हो। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता, क्योंकि डीसी में इंडक्शन नहीं होता, डीसी में फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इंडक्शन नहीं होता। इंडक्शन नहीं होता ना, जहां इंडक्शन नहीं होगा वहां ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, तो इसीलिए डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वो है कैपेसिटर का क्या कार्य है। तो कैपेसिटर का क्या कार्य है भाई, कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारता है और एक फेज को 2 फेजों में बांटता है। मोटर जैसे आप लोगों ने जो छत के पंखे वाला पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसको स्टार्ट करने के लिए जो है कैपेसिटर का ही उपयोग होता है। तो कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारता है और मोटर को स्टार्ट करता है, यानी कि एक फेज को 2 फेज में विभक्त करता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है, अब ये देखो यार थोड़ा सा जो है
कॉम्प्लिकेटेड या सेकेंड ईयर के लेवल का क्वेश्चन है ये। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण ही जो है सेल्फ स्टार्ट होती है इंडक्शन मोटर, यानी कि उसमें दो फेज होते हैं, दो फेज, एक फेज को दो फेजों में विभक्त किया जाता है। तो दो फेज क्या करेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस कर देते हैं। दो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए मोटर घूमने लग जाती है। नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूटी टेस्ट क्यों किया जाता है। कंटिन्यूटी टेस्ट, कंटिन्यूटी मतलब लगातार, सतत, लगातार। तो कंटिन्यूटी टेस्ट जो है हम वायर या सर्किट में सही होने की जांच के लिए करते हैं कि उसमें कोई ओपन सर्किट तो नहीं है। ठीक है, ओपन सर्किट, ओसी मतलब ओपन सर्किट। अगर खुला परिपथ होगा ना तो कंटिन्यूटी का हमें पता नहीं चलेगा, और अगर खुला परिपथ नहीं है मतलब कंटिन्यू लगातार पूरा वायर सही है, तो फिर जो है हमें वहां पे कंटिन्यूटी से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीपीई का पूरा नाम क्या है। पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है बिजली की सप्लाई आपूर्ति बंद करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट काम होता है बिजली की सप्लाई आपूर्ति जो है बंद करनी चाहिए। उसके बाद में पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर लेना चाहिए, उसके बाद में प्राथमिक उपचार देने की हमें कोशिश करनी चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉप 20 जो है मैंने क्वेश्चंस बताए वाइवा के, जो जस्ट अभी अभी यूं मान के चलो कि जारी हो रहे हैं वाइवा क्वेश्चंस के लिए स्पेशली। तो आप सभी ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसे ट्रेड वाले, आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करके जाइए। तो गाइज आप सभी को एक बार फिर से अपने एग्जाम्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।